हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 30 अक्टूबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सोचिए एक मोमेंट के लिए, एक फार्मर है रवि, जिन्होंने अपने खेतों में काफ़ी मेहनत से टोमेटोज उगाए हैं। जब फाइनली फसल रेडी होती है, उन्हें तुरंत बेचना पड़ता है क्योंकि ना तो उनके पास कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो टोमेटोज को फ्रेश कंडीशन में मार्केट तक ले जा सके। तो अगले 2 दिन में टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, टोमेटोज भी सड़ने लगते हैं और रवि को अपनी फसल आधे रेट में अभी बेचना पड़ती है, या कुछ केसेस में तो डंप भी करने को आ सकता है। दोस्तों, रवि की स्टोरी सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी हर उस छोटे फार्मर की है जिसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को सामना करना पड़ता है। आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में हमारा शेयर सिर्फ 2.4% है। ये गैप काफ़ी अलार्मिंग है और इसका मेजर रीज़न है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के 2022 के स्टडी के मुताबिक ₹1.52 लाख करोड़ का फूड हर साल वेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पेरिशेबल आइटम्स में, जैसे कि एग्स, फिश, मीट, उसमें 22% लॉसेस होता है। फ्रूट्स में आपका 19% लॉस होता है, वेजिटेबल्स में 18% लॉस होता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कुछ मेजर रीजंस इन डिटेल। पहला, प्रीमेच्योर या डिलेड हार्वेस्टिंग। जब फसल को सही टाइम पर नहीं काटा जाता, या तो जल्दी या फिर देर से, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्पैक्ट होती है। जल्दी काटने से प्रोड्यूस इमेच्योर होता है और देर से काटने से ओवर रिपेंड या रोटन हो सकता है। ये हार्वेस्टिंग इनएफिशिएंसी जो है, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हार्वेस्टिंग मशीनरी की कमी, मैकेनाइजेशन गैप्स बोल सकते हो आप लोग। तो काफ़ी छोटे फार्मर्स के पास मॉडर्न हार्वेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता। तो मैनुअल हार्वेस्टिंग में स्पिलेज, ब्रूजिंग और फिजिकल डैमेज कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे सॉफ्ट कमोडिटीज़ में दिखती है। मार्केट एक्सेस और प्राइस सपोर्ट का भी बात बोल सकते हो आप लोग इसमें प्रॉब्लम के हिसाब से, कि इनएडिक्वेट मार्केट लिंकेजेस है। देखिए, स्मॉल फार्मर्स के पास ना वेयर हाउसेस होता है, ना ही लिक्विडिटी। इस वजह से उन्हें इमीडिएट डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। वेयर हाउस रिसीट्स, एमएसपी लाइक सपोर्ट या वैल्यू चेन इंटीग्रेशन जैसे मैकेनिज्म्स एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम फार्मर्स को फेस करना होता है। ये उन्हें स्टोरेज या पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में इन्वेस्ट करने से रोकता है बेसिकली। तो कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट काफ़ी लिमिटेड है, ये भी एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया में कोल्ड चेन कवरेज अभी भी फ्रेगमेंटेड है। काफ़ी एरियाज़ में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ या रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स अवेलेबल ही नहीं है। पेरिशेबल कमोडिटीज़ जैसे कि मीट, फिश, डेयरी और वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट के दौरान स्पॉइल हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो गैप है, ये डायरेक्टली फूड लॉस में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा पेस्ट अटैक्स और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोग बोल सकते हो, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में भी पेस्ट मैनेजमेंट और फ्यूमिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती। स्टोरेज में मॉइस्चर प्रूफ साइलोस या पेस्ट रेजिस्टेंट कंटेनर्स ना होने की वजह से ग्रेन्स और पल्स खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज भी है, रोड कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक डिलेज भी है। फूड वेस्ट को, ये सब कुछ, ये सारे जितने हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारे फूड लॉस को ये बढ़ाता है। ये लॉस सिर्फ पैसा ही नहीं, ये जीडीपी का भी डायरेक्ट लॉस है। एक एस्टिमेट के मुताबिक फूड लॉस का जीडीपी इम्पैक्ट 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ एनुअली है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस भी है। पैडी जैसे सीरियल्स अभी मीथेन एमिट करता है जब वो वेस्ट होते हैं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत हाई होता है। और सोचिए, जितना फूड वेस्ट होता है उतना ही वाटर, फर्टिलाइज़र, एनर्जी और लेबर भी वेस्ट होता है, क्योंकि वो ये सब तो ऑलरेडी इन्वॉल्व था। इसका असर गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीडीएस और न्यूट्रिशन मिशंस पर भी डायरेक्टली पड़ता है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ये स्कीम रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू, और ये प्रधानमंत्री किसान संपद योजना इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, जिसको हम लोग PMKSY कहते हैं। तो इसका एम है बेसिकली कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, मीट, पोल्ट्री, फिशरीज, सब में
डेवलपमेंट करना है। और यही नहीं, हॉर्टिकल्चर के लिए एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अप टू 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी। एक और रिलेटेड स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसका ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स का वैल्यू रियलाइजेशन बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज करना और पोस्ट हार्वेस्ट एसेट डेवलपमेंट्स के लिए मिलता है सपोर्ट अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, जिसमें 2 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। साथ ही 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाता है। 2025 में गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की डिसीजन लिया है। कैबिनेट ने ऑलमोस्ट 1920 करोड़ का एडिशनल आउटले अप्रूव किया है PMKSY के लिए, जिससे टोटल बजट अब 6250 करोड़ हो गया है। ये 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के लिए है। ये क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस अब हर फार्मर तक कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है, ताकि रवि जैसे फार्मर्स का लॉस इनकम में बदला जा सके। चलिए अब अगले टॉपिक देखते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। सोचिए एक छोटी सी कहानी। रिया एक कॉलेज का स्टूडेंट है जिसे वोटिंग का अभी नया नया बहुत शौक आया है। जैसे कि वो अभी 18 साल की होती है, उसके मन में ये एक्साइटमेंट होता है कि अब मैं वोट दूंगी। लेकिन जब वो चेक करती है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है। क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि रिया ने अपना वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं भरा अब तक। तो एस्पिरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोटर लिस्ट में नाम खुद ब खुद नहीं आता। चाहे आप 18 ईयर्स हो गए हो या नए सिटी में शिफ्ट हुए हो, आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप से, या ऑफलाइन भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये जो बूथ लेवल ऑफिसर वहाँ जाके आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो, एंड द प्रोसेस इज़ वेरी इजी। और यही प्रोसेस को सपोर्ट करता है बेसिकली स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन, जिसे इलेक्शन कमीशन शुरू करता है। तो अभी SIR होता क्या है? ये एक वेरिफिकेशन और अपडेटिंग ड्राइव होती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को चेक करती है, ताकि जो नए एलिजिबल वोटर्स है जैसे कि रिया, उनका नाम जुड़ जाए, डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज हटाया जाए, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनका एड्रेस अपडेट हो। तो SIR का मेन गोल होता है वोटर लिस्ट को एक्यूरेट, अपडेटेड और इंक्लूसिव बनाना। अभी जो न्यूज़ में है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 4 नवंबर 2025 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। अब कौन कौन सा स्टेट्स होंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। लेकिन असम को अभी इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि वहाँ पे NRC प्रोसेस चल रहा है और वहाँ सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A अप्लाई होता है। अभी सेक्शन 6A क्या कहता है कि जो लोग जनवरी 1, 1966 से पहले असम आए, उन्हें फुल सिटीजनशिप मिलती है। जो 1966 और 1971 के बीच आए हैं, उन्हें 10 साल तक वोट देने का राइट नहीं होता। और मार्च 25, 1971 के बाद जो आए हैं, वो उन्हें फॉरेनर माना जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में असम में SIR अभी नहीं हो रहा। तो SIR का अभी क्या फ़ायदा है? अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हो कि 1 पर्सन 1 वोट इंश्योर होता है। इससे डुप्लीकेट्स रिमूव किए जाते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट ट्रांसपेरेंट बनती है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाते हैं। माइग्रेंट्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स को सिस्टम में जोड़ने का मौका मिलता है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और वोटर पार्टिसिपेशन दोनों स्ट्रांग होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन भी इस प्रोसेस को बैक करता है। कैसे? आर्टिकल 324 के हिसाब से। उसके अलावा आर्टिकल 326 कहता है राइट टू वोट, हर 18+ सिटीजन को मिलता है ये राइट, और स्टैट्यूटरी बेसिस मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 से। तो याद रखिए, SIR सिर्फ लिस्ट क्लीन करता है, लेकिन लिस्ट में नाम जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं एक और न्यूज़ की जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, 8th पे कमीशन। यूनियन कैबिनेट ने 8th सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव किए हैं। ये कमीशन रिवाइज करेगा सैलरीज और बेनिफिट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और इसकी रिकमेंडेशंस अप्लाई होंगी 1 जनवरी 2026 से। चेयरपर्सन है इस कमेटी का अभी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे ये। आपको याद होगा 7th पे कमीशन 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये हर 10 साल में आता है और UPSC के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्टली इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं। चलिए अब और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं, कॉफ़ी कल्टिवेशन इन इंडिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली कहा कि इंडियन कॉफ़ी की पॉपुलैरिटी ग्लोबली बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कॉफ़ी के बारे में।
कॉफ़ी ओरिजिनली इथियोपिया से लाई गई थी इंडिया में। इसे 17th सेंचुरी में बाबा बुदान ने इंट्रोड्यूस किया था कर्नाटका के बाबा बुदान हिल्स में। आज भी कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया का, जो टोटल कॉफ़ी आउटपुट है 70% यहीं से आता है। अदर मेजर स्टेट्स है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आपको बता दें कि कॉफ़ी यूपीएससी के ज्योग्राफी और इकोनॉमी पेपर दोनों में पूछा जा सकता है, स्पेशली व्हेन लिंक्ड विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड एग्रो इंडस्ट्री। इसलिए इसको थोड़ा जान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सोचिए एक फार्मर जिसका रबी सीज़न आने वाला है और उसने वीट और चना उगाने की प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है, लेकिन जब वो फर्टिलाइज़र लेने मार्केट जाता है तो डाई अमोनिया फॉस्फेट और पोटास का रेट सुन के, जो ये दोनों फर्टिलाइजर्स है, ये रेट सुन के उसका होश उड़ जाता है। अब क्या सोचते हो कि अगर फर्टिलाइजर्स महंगा हो जाए तो वो फार्मर्स फसल कैसे उगाएंगे? अभी यही चैलेंज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने रबी 2025-26 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी रेट्स अप्रूव किया है अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम यानी NBS। यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये सब्सिडी सिस्टम अक्टूबर 2025 से मार्च 26 तक एप्लीकेबल होगा, यानी प्योर रबी सीजन के लिए। अब समझते हैं इसका क्या क्या कवर होगा। फोकस होगा मेनली ऑन फोस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर्स जैसे कि डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरे 28 फर्टिलाइजर ग्रेड्स। ये सब्सिडी डायरेक्टली फर्टिलाइजर कंपनीज को दी जाएगी ताकि वो फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को अफोर्डेबल प्राइस पे दे सके। इसका मतलब है कि ये फार्मर्स को सीधा सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन मार्केट प्राइस कम होने की वजह से उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अब सवाल उठता है ये स्टेप ज़रूरत क्यों है? चलिए रीजंस थोड़ा देखते हैं। ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी। इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल्स जैसे यूरिया, DAP, MOP और सल्फर का प्राइसेस बढ़ गया है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे तो फर्टिलाइजर्स के रेट आम फार्मर्स के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। फार्मर्स वेलफेयर और फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रबी सीजन में क्रॉप्स जैसे व्हीट, पल्सेस और ऑयल सीड्स सो की जाती है। अगर फर्टिलाइजर्स टाइमली और सस्ते में ना मिले तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी गिर सकती है और फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। इस स्टेप के एक्सपेक्टेड आउटकम्स अभी क्या होंगे? सोचिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बैलेंस्ड और टाइमली न्यूट्रिएंट्स मिलने से फसल अच्छी होगी, फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट कम होगी। जब फर्टिलाइजर्स सस्ते मिलेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, रूरल इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब है ज़्यादा मंडी एक्टिविटी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा रूरल जॉब्स। एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस रूरल इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है इसका। फिर गवर्नमेंट का विजन यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आपको याद होगा लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने अपनी यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाया है, जैसे रामागुंडम, गोरखपुर, सिंधी जैसे प्लान्स एक्टिवेट हुए हैं। अब फोकस है सेल्फ रिलायंस लाना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। और हाँ, एक टेक्निकल चीज़ याद रखिए आप लोग, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस स्कीम के अंदर PNK फर्टिलाइजर्स डी कंट्रोल है, यानी कंपनीज MRP खुद फिक्स करती है, लेकिन गवर्नमेंट उन प्राइसेस को मॉनिटर करती है। सब्सिडी रेट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से फिक्स होती है और ये रेट्स एनुअली या बाय एनुअली रिवाइज किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये डिसीजन एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है जो नॉट ओनली इनपुट कॉस्ट को स्टेबलाइज करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी और रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट देता है। UPSC के लिए ये टॉपिक रिलेवेंट है। GS पेपर 3 में एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नमेंट स्कीम्स का कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है, और आप लोग आंसर राइटिंग में भी इस डेटास को आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।